रवि सर, चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे चौपाल देखने में काफी अच्छा लग रहा है। सर पीछे आपके खेत भी हैं सर। खटिया भी है, हुक्का भी है, ठेला गाड़ी भी है। हाँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पे किसानों की कर्ज माफी हो जाती तो अच्छा होता। काफी राहुल गांधी बोल रहे हैं सोने नहीं देंगे सरकार को, तो इस किसान के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को वो सोने नहीं देंगे। तो कल मैंने एक टिप्पणी की थी, यहां दोहराना चाहूंगा। ये भारत की राजनीति में एक निम्न स्तर की नई भाषा है। आलोचना करने का अधिकार होता है। 70 साल के आजाद भारत में 59-60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। तो देश के लोग कितने चैन से सोए हैं कांग्रेस के राज में, ये कभी ना कभी तो विचार करना पड़ेगा। किसानों की चिंता होनी चाहिए, किसानी की चिंता होनी चाहिए। कर्ज माफी भी जब आवश्यकता होती है, क्यों नहीं होती है। महाराष्ट्र में की गई, बाकी सरकारों ने की गई। हमारी सरकार की बड़ी सोच क्या है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसानों की पूरी किसानी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो फसल बीमा योजना है या डिजिटल तरीके से जो सॉइल हेल्थ कार्ड है या बाकी इरिगेशन की सारी सुविधाओं को किया गया है। आपका इशारा 3 चुनाव की ओर है। मैं उम्मीद बिल्कुल सर, 3 चुनाव में बात यही हो रही है कि कर्ज माफी के कारण ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिल गया। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि हमने कांग्रेस को शुभकामना दी, प्रधानमंत्री जी ने भी दी, मैं यहां भी दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, बाकी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारी प्रामाणिक हार हुई है, हम नहीं मानेंगे। अब तो पूरा स्टैटिस्टिक्स सामने आ गया है। अगर 1800 वोट हमें मध्य प्रदेश में अधिक मिले होते तो हम 5 सीट और जीतते, और अगर 4700 वोट मिलते तो हम 9 सीट जीतते। तो ठीक है, लोकतंत्र में होता है। हार हार होती है सर। हाँ, एक रन से हारे चाहे नहीं, बिल्कुल। इसलिए आपका ये कहना कि ये हो गया 15 साल के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना बढ़िया फाइट दिया और बीजेपी ने दिया, तो हमारी सरकार का काम बोला है। मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए किया गया, 20% हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये बोला है। राजस्थान में तो आप लोगों ने हमारा सुपड़ा साफ करा दिया था। जो आपके यहाँ सर्वे होती थी और आप भी चर्चा करते थे अपने चैनल पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो हम तो 30-40 पर निपटने वाले थे। वहां भी देखिए हमारा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ। देखिए, लोकतंत्र में जनता के निर्देश का विनम्रता से सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे आप ये तर्क निकाल लीजिए कि एकदम ये किया तो हम लोग का सफाया हो गया और यही रणनीति लगेगी, ये ठीक नहीं है। तो आप मानते हैं कि अब राहुल गांधी को नेता मानेंगे आप लोग? देखिए, आप लोग उनको बड़े हल्के में लेते थे, कभी पप्पू कहा, कभी कुछ और कहा। अब 3 राज्यों में जीत के बाद पहले मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी रही है, और मैं आज भी कहूंगा राहुल गांधी वहां पर क्षमता से नहीं है, विरासत से है। इस बात को कभी नहीं बोली आप। अब कोई नेता बनता है या नहीं बनता है, या देश की जनता तय करती है, उनका काम तय करता है। तो बाकी आगे देखते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आज मैं उनको एक अनचाही सलाह जरूर दूंगा। जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद पर उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा नेहरू जी, उनके परदादा मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सभी बैठ चुके हैं। उस बड़े पद पर बैठकर जिस निम्न स्तर की बात कभी वो करते हैं, वो कितना शोभायमान देता है, ये उनको विचार करना है। लेकिन अब तो पप्पू पास हो गया, कांग्रेस तो यही कह रहे हैं। भाई ऐसा है, 3 राज्यों में जीते हैं, अब तो जननेता हो गए। कांग्रेस पार्टी की अपनी टिप्पणियों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। अगर आप मैच की भाषा में बात करूं, तो राहुल गांधी जी क्वार्टर फाइनल में अभी आए हैं, अभी सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है। रवि सर, एक चीज और आपसे पूछना, अभी राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही थी। सुबह में राम माधव जी आए, सुबह से हर डिबेट राम मंदिर पे ही जा रही है। राम माधव जी पार्टी के महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाना चाहिए, और आपका ही मंत्रालय ऐसा है जिससे आपकी कलम से ही अध्यादेश निकलेगा, आपकी कलम से ही अध्यादेश निकलेगा। क्या कहता है देश का कानून मंत्री, जो कभी रामलल्ला का वकील भी रह चुका है? देखिए, मैं चाहता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म देश देखता है। हाँ, मैं रामलल्ला हिंदुओं का वकील रहा उस मामले में। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया है, जहां पर रामलल्ला विराजमान है,
हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, इसको उन्होंने वैधानिक स्वरूप दिया है। वो हिस्सा उन्होंने हिंदुओं को दिया, उसके आगे निर्मोही अखाड़ा को दिया, उसके आगे उन्होंने मुसलमानों को दिया। एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी पुरानी फुटेज निकालिए, उस केस को जीतने के बाद इलाहाबाद में मैंने टिप्पणी की थी और उसको मैं आज आपके चैनल पे दोहराना चाहता हूं। मुसलमानों ने उस मामले में कभी यह नहीं कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम है और हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। उन्होंने कहा यह हमारी बाबरी मस्जिद है। तो हमने कहा था कि आप इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, अगर इस निर्णय को मानेंगे और राम मंदिर बनने देंगे तो एक नया भाईचारा, एक नया प्रेम, एक नए स्नेह का संचार होगा। अब नहीं माने, लोग गए वहां पर। मैंने कल भी एक जगह कहा, आज भी मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जल्दी तेज गति से सुनना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास लोग आके सवाल पूछते हैं एक अधिवक्ता के रूप में और एक कानून मंत्री के रूप में कि एडल्ट्री का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, अर्बन माउस का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, सबरीमला का केस जल्दी सुनवाई हो जाता है, कुछ केस के मामले में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है कर्नाटक में आतंकवादी में, तो अयोध्या का मामला 70 साल से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल से अपील पेंडिंग है। और अभी तय नहीं कि जनवरी में सुना जाएगा कि नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से अपील करूंगा और बहुत विनम्रता से, कानून मंत्री के रूप में नहीं, इस मामले में पेश हुए वकील के रूप में, कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करे। ये देश की अपेक्षा है। अब जहां तक अध्यादेश की बात है, मेरे लिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। संवैधानिक दायरे में काम होना चाहिए और चूंकि मैं इस मामले का वकील रहा हूं, आपने बताया है, इतना एविडेंस अवेलेबल है अमिताभ जी। आज आपके दर्शकों के लिए मैं एक रोचक बात बताना चाहता हूं। 2001 में उस समय जज ने कहा कि हम खुदाई कराएंगे, तो हिंदू भी परेशान कि मुसलमान भी परेशान, क्या निकलेगा पता नहीं है। तो जहां रामलला विराजमान है उसके 50 फीट छोड़कर खुदाई कराई गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहा गया तुम्हारे मजदूर खोदेंगे, 2/3 हिंदू होंगे, 1/3 मुसलमान होंगे, 2 एडीजे हिंदू सुपरवाइज करेंगे, 1 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुसलमान सुपरवाइज करेगा। 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया जिसका गर्भगृह रामलला के नीचे है। तो ये सारे सबूत हैं जिस पर एक अच्छी बहस की जा सकती है। हां, देश की अपेक्षा है कि एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो हम सबों की अपेक्षा है, लेकिन ये संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। संघ के सरसंघचालक कह चुके हैं, सर कारवाह कह चुके हैं, वीएचपी ने आंदोलन कर दिया है, रामलीला मैदान में संतों की भीड़ लग गई। क्या अब भारी दबाव नहीं है सरकार पे कि जल्दी से जल्दी काम करें? क्योंकि आपका कार्यकर्ता भी बीजेपी के, आप कल आप बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में थे, वहां सांसद आवाज उठाने लगे हैं। देखिए, आप इसको, अब मैं माननीय मोहन भागवत जी और किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसे आप देश की एक पीड़ा के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? और मैं आपके सामने आज कुछ विषय छोड़ रहा हूं, देश में बहस होनी चाहिए। अब आप तो अनुभवी पत्रकार हैं ना। जब भारत आजाद हुआ था तो बचपन में मैं दिल्ली आया करता था, तो मुझे बताते थे लोग कि इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की बड़ी सी मूर्ति थी। कहां गायब है वो? दिल्ली के चौराहे पर क्वीन विक्टोरिया और एडवर्ड दी 8 की मूर्तियां थी, वो मूर्तियां कहां हैं? मैंने जानने की कोशिश की तो वो आज रिंग रोड के आगे कोई मैदान के कहीं कोने में पड़ी हुई हैं। उस पर तो कोई बहस नहीं हुई। बाबरी मस्जिद गुलामी की मस्जिद थी, नमाज की मस्जिद नहीं थी। हिंदुओं की आस्था को नीचा दिखाने का वो कार्यक्रम था। हम लोग मिशन 2019 की बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आपसे एक सवाल ये है कि आज चिराग पासवान यहाँ पर आए हुए थे। पहले कुशवाहा जी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा सीट कम दे रहे हैं, तमाम खरी खोटी सुनाते हुए अलग हो गए। अब बारी ये लगता है चिराग पासवान जी की। मौसम वैज्ञानिक फिर बदलने लगे। उनका कहना है कि 2014 में मोदी जी विकास की बात करते थे, इसलिए युवाओं ने साथ दिया, उन्होंने भी साथ दिया। इस बार उनका एजेंडा मोदी जी का बदल गया है, इसलिए वो सोच में पड़े हुए हैं। राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए की बैठक नहीं होती है, सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी चिंता बहुत ज्यादा हो गई है रवि सर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, 2019 की बात जो कर रहे हैं, तो एक मुझे आप लोगों से छोटी सी शिकायत है। जब से हम जीते हैं 14 से ही बड़े अनुभवी पत्रकार बैठे हैं, 19 का क्या होगा? माने अभी हम जीत के कुर्सी पर भी नहीं बैठे हैं, 19 में क्या होगा?
14 गुजर गया, 15 में, 19 में क्या होगा? एक बाई इलेक्शन हो गया, 19 में क्या होगा? तो ये जो 4.5 साल गुजरे हैं, इसमें 19 पर कितनी पंचायत हुई है यह आप तय करें। इस बार आपका 19 का मामला बनता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच थी कि क्या इस विजय को नहीं माना जाए। और देखिए, आज आपके सामने अमिताभ जी मैं बता रहा हूं, एक हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, तीनों राज्य का रिजल्ट आया, उन्होंने ट्विटर करके, ट्वीट करके कांग्रेस को बधाई दी, सरकार बनाई है, और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत का उन्होंने इस्तकबाल किया। और याद करिए, सोनिया जी को 1.5 साल लगा मोदी जी को बधाई देने में। ये अंतर होता है। अब जहां तक हमारे एलाइज की बात है, हमारे एलाइज सब बहुत समझदार हैं, हम उनका सम्मान करना जानते हैं। अगर उनकी कोई चिंता है तो मिलकर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब आपने कुशवाहा जी की बात कही, उनको रहना चाहिए था। अब उनकी पार्टी ही साफ हो रही है चुनाव के पहले ही बिहार में। हमारी अपेक्षा थी कि वो समझेंगे। अब जब कुनबा बड़ा हो गया है, जदयू भी आ गई है, तो हमने भी सीट कुछ खोई है, सबको एडजस्ट करना पड़ता, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। हमारा एनडीए मजबूत है ईमानदारी से, और हम ये चुनाव जीतेंगे जो लोकसभा का होगा। आपने देखा होगा, जहां पर अगर स्थानीय कारणों से लोगों में शिकायत थी, मैं भी प्रचार कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी का सम्मान सभी कर रहे थे। ये काम बोल रहा था, उनका व्यक्तित्व बोल रहा था। तो रवि सर, उसके लिए शुभकामनाएं मिशन 2019 के लिए। लेकिन 2 छोटे सवाल पर्सनल, आप हर मर्ज की दवा कैसे हैं, सरकार के लिए या पार्टी के लिए? मैंने शुरू में आपका इंट्रोडक्शन ऐसे ही किया था। देखो भैया, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और आज भी मैं अपने को कार्यकर्ता ही मानता हूं। मेरे जीवन के कुछ बड़े वसूल हैं कि हमारी पार्टी बड़ी होगी तो हम लोग बड़े होंगे, और हम लोग उसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। बाकी अगर पार्टी के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा होती है कि पार्टी का पक्ष मैं ही रखूं, तो मैं भी एक हूं, कई लोग रखते हैं, अरुण जी भी रखते हैं, ऐसा कुछ इसमें मुझ में स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने पार्टी पर मुझे गर्व है, अपनी विचारधारा पर गर्व है, और जिस तरह से देश को हमने बदला है, आगे और बदलेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। और डरते सहमते दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। कार्यकर्ता भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं, रवि सर गुस्सा बहुत जोर से आते हैं और डांटते बहुत जोर से। मैंने आपको डांटा क्या? नहीं सर, नहीं, आप पहले बता दीजिए। नहीं सर, मैं आधे घंटे से आपको झेल रहा हूं ना। आप तो हर कड़े कड़े तीखे तीखे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। सर अभी तक 3 तलाक का सवाल क्यों नहीं पूछा जनाब? अब जरा हम भी आपसे कुछ पूछें। सर, पिछली बार पूछा था। नहीं, मुझे बताइए ना, तो इस पंचायत में क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? सर, अब 3 तलाक अब इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं? देखिए, आज आपके मन से मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना है, 3 तलाक का पास होने देंगे या कि नहीं होने देंगे? राहुल गांधी आजकल बहुत नारी शक्ति की बात करते हैं, अच्छी बात है। देखिए, 3 तलाक मैंने क्यों बोला, ये बहस मैं चाहता हूं करना, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कानून लोकसभा पारित होने के बाद 3 तलाक धड़ल्ले से चल रहा है। रोटी काली रह गई तो 3 तलाक, विदेश से डाल दिया 3 तलाक, हैदराबाद की महिलाएं, यूपी, बिहार, आज तक चल रहा है। क्या हम लोग नारी सम्मान के लिए, नारी गरिमा के लिए एक नहीं हो सकते? और मुझे इस बात की आशंका है कि कांग्रेस पार्टी अड़ंगे डालेगी, क्योंकि वहां वोट बैंक सामने आ जाता है। क्या एक तरफ आप महादेव के दर्शन करिए, आप अपने गोत्र को बताइए, आप कैलाश भी जाइए, जरूर जाइए, आपका अधिकार है। ये जो वोट बैंक की चाहत है ना, ये ठीक नहीं है। और आज मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि अगर जो चीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित 22 देशों में, इस्लामिक देशों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है, तो भारत में क्या समस्या है? समस्या है वोट बैंक। इसका जवाब चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। चलो, उम्मीद करेंगे कांग्रेस जल्दी इसका जवाब दे और संसद में दे। रवि सर, हम आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब यस और नो में होगा। अरे बाप रे, ये क्या है? कोई यस और नो का एक जवाब है। आशीष, अमिताभ बच्चन जी का कौन सा शो होता है वो? केबीसी सर, केबीसी है क्या? ये दिखाना है हमको? नो होगा तो पब्लिक को दिखाना है सर, अगर नो होगा ये। 5 सवाल। चलिए साहब, इन 3 चुनावों के बाद क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? क्या इन 3 चुनावों के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी? देखिए, मैं आपको इसमें सवाल यस नो का नहीं है, और उनकी पार्टी जीती है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए खुशी का मौका है। लेकिन जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, आज भी यूपी में तो दोनों पार्टियां कह रही हैं कि इनको हम 2-3 से अधिक सीट नहीं देंगे, यही मैंने सुना है। तो लोकप्रियता का पूरा पैमाना, अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा के चुनाव का आप इंतजार करिए। हाँ, उनकी 3 चुनाव में जीत हुई है, तो मैंने पहले भी बधाई दी, आज भी बधाई दूंगा। दूसरा सवाल, महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी?
नहीं, अच्छा है, ये सवाल का थोड़ा मुझे जवाब देने दीजिए। महागठबंधन को आप क्या समझते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं नहीं नहीं, लीजिए साहब, नो, हो गई बात। अब बोल सकते। अब बताऊं, ये कहीं का ठीकरा कहीं से जोड़ा। देखिए, देवे गौड़ा और गुजराल साहब का जमाना चला गया अमिताभ जी। अब आज देश की नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, तो वो देश में अपेक्षा करती है कि एक स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने। और आईटी मंत्री के रूप में जब देश के नौजवानों में उत्साह देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्या विश्वास है। अब ये बताइए कि ममता जी का क्या है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और चंद्रबाबू नायडू का क्या है बंगाल में, ये अखिलेश जी का क्या है गुजरात में। तो जब देश में आएगा तो सिर्फ मोदी का विरोध, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मजबूर सरकार या मजबूत सरकार, स्थायी सरकार या हिलने डुलने वाली सरकार। तीसरा सवाल, चुनाव से पहले क्या राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? अब देखिए, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो देश के कानून मंत्री से। हमने पहले ही कहा राम मंदिर बनना चाहिए, निश्चित बनना चाहिए, और संवैधानिक मर्यादा में हमारी पूरी कोशिश होगी। यस। चुनाव के पहले कई सहयोगी पलटी मार रहे हैं, नीतीश कुमार पर तो भरोसा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आपने सवाल किया, तो आप एक बात बताइए, हम दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं। नीतीश कुमार जी ने लालू को क्यों छोड़ा? वो तो हमसे अलग हो गए थे। लालू जी के भ्रष्टाचार के कारण, परिवार के भ्रष्टाचार के कारण उसका जवाब नहीं मिला। तो नीतीश जी में व्यक्तिगत ईमानदारी है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम लोग 18 साल साथ रहे हैं, आगे साथ रहेंगे, और बिहार में बहुत ही प्रभावी प्रामाणिक जीत होगी। रवि सर, आखिरी सवाल थोड़ा इमोशनल है, यस और नो चाहेंगे। क्या रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब ना यस है ना नो है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अमिताभ सिन्हा अपने चौपाल में तय नहीं करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। तो पार्टी तय करेगी तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी पार्टी को लड़वाओ तो लड़ेंगे। लेकिन आजकल आप हमारे राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मामला क्या है अमिताभ जी? नहीं, जरा मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं 2 चौपालों में गया, तो आजकल आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यही सवाल उठा जाता है। तो आजकल लगता है कि लोगों में मेरी रुचि बढ़ रही है। सवाल जनता के सर, मेरे नहीं, ये जनता के सवाल थे सर। नहीं नहीं नहीं, अमिताभ जी का मामला कुछ और गंभीर है कि आजकल रवि जी के भविष्य में कम से कम मैं तो नहीं लड़ रहा। चले, देखिए, मैं एक बात कहूंगा जरूर, मैं इस कार्यक्रम में आता हूं, ये मैं आपके चैनल का अभिनंदन करना चाहूंगा कि अगर आपने इसका नाम चौपाल रखा है, तो सही में चौपाल ये दिखाई पड़ा। चर्चा भी आपने अच्छे की, अभिनंदन। लेकिन दिल्ली में हमें हमेशा एक शिकायत रहती है। देखिए, हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, मुझे आप बोलने दीजिए कि दिल्ली में किसानों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन बड़े बड़े होटलों के बड़े बड़े कमरों में होती है। ये चर्चा किसानी परिवेश में भी होनी चाहिए। यहां पर मुझे आकर सही में लगा कि चौपाल का परिवेश है।